और भाई जिसकी गाड़ी 3 महीने के अंदर इस कंडीशन में जाए तो वो तो फाइनली यही कहेगा ना कि भाई आग ही लग गई गाड़ी में। तो मैंने प्रॉब्लम्स क्या फेस की 3 महीने के अंदर अंदर मेरी बाइक देखो किस कंडीशन में जा रही है। आप देखो 3 महीने के अंदर अंदर बाइक मेरी किस कंडीशन के अंदर जा रही है। आप देख सकते हो सामने गाड़ी पे लोड है, पूरा प्रोसेस देख लो। ये क्रेन आई है इनकी, जो भी इनका प्रोसेस है उसके थ्रू आई है। अब ये एजेंसी जा रही है ठीक होने के लिए 3 महीने के अंदर अंदर। वेलकम बैक, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल एनसीआर किंग में। मत पड़ो चक्कर में, कोई ना टक्कर में, सब जाने 76 में, लौंडा इकला दिख है 75 में। आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहते हैं वो ये है वो धमाकेदार प्रोडक्ट जिसके बारे में आज हम बात करना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट की। देखते हैं आज इस प्रोडक्ट में कितना दम है। मैं इसका सारा रिव्यू आपको बता देता हूँ, सब कुछ क्लियर करूँगा कि क्यों लोग इसे लें और क्यों ना लें। मैं अपना रिव्यू बताता हूँ आपको, उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लेना आपको ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा उन लोगों को होने वाला है जो लोग मुझे रास्ते में चलते चलते ड्राइव पे और अपनी जान को ख़तरे में डाल के मुझसे रास्ते में जो पूछते थे कि भैया कितने की पड़ी, कैसे पड़ी, कहाँ से ली, क्या एवरेज देती है, क्या माइलेज, मतलब जो भी उनके क्वेश्चन होते हैं वो मैं उन्हें बता नहीं पाता रास्ते में। तो मैं उनका ये डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे आना पड़ा प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ जो लोग मुझसे ये पूछ रहे थे। जब मैंने ये बाइक ली थी तो मैंने एक वीडियो डाली थी, मैडम मोटरसाइकिल तो ठीक है और पसंद भी है पर यहाँ में त्यागी कहाँ लिखेंगे। वीडियो को देखने के बाद लोग मुझसे आते जाते रास्ते में मुझसे अक्सर पूछते थे भाई त्यागी लिखवा लिया। तो मैं उन लोगों को भी बता देना चाहता हूँ कि हाँ भाई मैंने त्यागी लिखवा दिया है इस पर। और ये देखो ये लिखा हुआ है त्यागी। क्लियर कर देना चाहता हूँ आप लोगों को कि क्या है इस प्रोडक्ट की खासियत, कैसे ये वर्क करती है, क्या है इसमें, क्या खास फीचर्स हैं। सारे फीचर्स मैं आपको अभी एक एक करके मैं सब बता देता हूँ। सबसे पहले तो भैया मैं आपको बता दूँ ये एक बार फुल चार्ज करने पे चलती है 140, हाँ जी 140 किलोमीटर ये एवरेज देती है एक बार चार्ज करने पे। और इसकी जो चार्ज करने की लिमिट है मिनिमम मैक्सिमम जो भी है वो 4 से 5 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके चार्जिंग की तो सबसे पहले भैया मैं बता दूं ये चार्ज आप घर पे भी कर सकते हो इसको। और अभी प्लेटफॉर्म इसके बन रहे हैं, काम चल रहा है इसके प्लेटफॉर्म्स पे, तो आप तो इसको बाहर अभी चार्ज नहीं करा सकते। दिल्ली में 1-2 जगह इसके पॉइंट्स हैं, बाकी एनसीआर में अभी नहीं आए हैं इसके पॉइंट्स। और फिलहाल मैं बता दूं आप इसको फिलहाल घर चार्ज कर सकते हो, पर आने वाले टाइम पे धीरे धीरे एनसीआर में भी हो जाएगा इसका चार्जिंग सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं पूरा प्रोसेस दिखाता हूं आपको, देखो घर में कैसे चार्ज कर सकते हो इसकी बैटरी को निकाल सकते हो इसके अंदर से, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसकी बैटरी को निकालो, घर में लगाओ, आराम से चार्ज करो, पूरी रीडिंग दिखाएगा, एक एक पॉइंट बताएगा कितने % चार्ज है, कितनी देर में कितना पॉइंट हो जाएगा। और इसके प्राइस की बात कर लूँ तो वैसे तो इसका हर जगह अलग अलग प्राइस है, तो मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा कि अभी इसका प्राइस मिनिमम है क्या। बट आप 150 से 160 तक इसका अप्रोक्स मान के चलो कि इतने तक आपको ये पड़ जाएगी। अभी फ़िलहाल का रेट बता रहा हूँ, इसके बाद ये कितना बढ़ता है घटता है वो देखते हैं क्या करती है कंपनी। अब चलिए बात करते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस की। तो सबसे पहले भैया मैं आपको बता दूँ इसको लिए हुए मुझे 3 से 4 महीने हो गए हैं, 3 से 4 महीने हो गए हैं। मैं इसका रिव्यू करना चाहता था बहुत पहले, इसका रिव्यू मैं कर देता, पर नहीं, मैंने इसका रिव्यू इसलिए नहीं किया। मैं जो दिखाना चाहता था मैं पहले यूज़ करना चाहता था, उसके बाद मैं इसकी सच्चाई जो भी है A to Z
अच्छी है, बुरी है, कैसी है, मैं सारी सच्चाई आपके सामने लाना चाहता था, इसलिए मैंने इसका रिव्यू पहले नहीं किया। उसके बाद इसकी मैक्सिमम जो स्पीड है, इसके अंदर भैया 3 मोड दिए गए हैं, नॉर्मल, इको, स्पोर्ट। जो हमारा नॉर्मल मोड है उस पर चलती है हमारी गाड़ी 40 किलोमीटर चलती है फर्स्ट मोड पे। उसके बाद सेकंड मोड पे ये गाड़ी चलती है, इको मोड पे ये चलती है हमारी 60 किलोमीटर चलती है। और जो तीसरा मोड है इसका स्पोर्ट्स मोड, जब हम इसको थर्ड मोड पे डालते हैं, जो उसका तीसरा गियर है उस पर ये चलती है 80 किलोमीटर। ये मैंने इसकी स्पीड बताई है, स्पीड 80 किलोमीटर है इसकी लास्ट। आइए मैं अब आपको इसका मीटर एक बार दिखा देता हूँ। ये इसका मीटर, ये देखिए मेरी गाड़ी अभी चल चुकी है 6258 किलोमीटर। अभी मैं चलो इसके मोड से दिखाता हूँ आपको। ये अभी थर्ड मोड पे है, थर्ड मोड पे भी चल सकती है ये 67 किलोमीटर, अभी भी चली जाएगी थर्ड मोड पे, जो हमारा स्पोर्ट्स मोड है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम इको मोड पे। ये फर्स्ट मोड पे जाएगी 134। उसके बाद सेकंड मोड, इको मोड, इस पे जाएगी ये 86 किलोमीटर। इसके बाद आते हैं थर्ड मोड पर ये जाएगी 67 किलोमीटर। और बैटरी अभी चार्ज है 96% चार्ज है, क्योंकि मैं अभी घर के पास हूँ तो मुझे ये रिव्यू करना था, इसलिए उससे पहले मैं इसको बिल्कुल फाइनली ये चेक करने के लिए निकला था कि ये लास्ट कितना चलती है, ताकि जो भी है मैं आपको क्लियरली बता सकूं। पर रास्ते में वापस आते टाइम ये बिल्कुल 4% पे आने के बाद बिल्कुल इसने स्पीड, जो पहले इसकी 40 की थी स्पीड फर्स्ट मोड पे, वो 20-30 पे चलने लग गई। 20-30-25, इससे ऊपर बढ़ी नहीं रही थी, इतने पे चलने लग गई। उसके बाद मुझे लगा भाई अब मैं घर नहीं पहुंच सकता, अब मैं फंस जाऊंगा। तो MCD टोल, जहां मेरे खुद के फ्रेंड थे, मैंने उनको बोला कि भाई मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरी बाइक को चार्ज कराओ। उन्होंने इमरजेंसी में बाइक को चार्ज किया। वहां मैंने बाइक चार्ज लगाई। मैं आपको दिखाता हूं पूरा प्रोसेस कि कैसे कैसे चार्ज हुई। ये देखो, आप देख सकते हो बाइक उन्होंने चार्ज लगाई इमरजेंसी में। 25% पे भी मुझे लगा कि मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा, ठीक है। 140 का बोला था, पर ये 100 चली तो मैं समझ गया कि ये घर नहीं पहुंचा पाएगी, ठीक है। तो मैंने 25% चार्ज पर भी इस पर भरोसा नहीं किया। मैंने वहाँ से 50% इसको पूरा चार्ज किया। 50% में आप समझ ही गए होगे मुझे कितना टाइम लगा होगा, ठीक है। ऐसे अगर इमरजेंसी में बंदा कहीं और फंस जाए तो भाई कौन चार्ज कराएगा। वो तो MCD टोल पे फ्रेंड थे तो उन्होंने हेल्प कर दी, वरना भाई कोई हेल्प नहीं करता आज के टाइम पे किसी की, ठीक है। कोई 10 मिनट चार्ज ना कराए। उन्होंने तो फिर भी 50%, मतलब 2-2.5 घंटे उन्होंने मेरी बाइक चार्ज कराई, पूरी प्रॉपर चार्ज कराई, तब मैं वहाँ से निकला, ठीक है। उसके बाद मैं घर पहुँचा हूँ भाई, नहीं तो मैं फंस जाता। अब मैं क्या करता फिर लास्ट में, पेट्रोल इसमें डल नहीं सकता और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मैं क्या करता, खींचता इसको। अगर मैं यही सोच के निकल लेता कि चल भाई घर तक ही चल, तो मैं फंस जाता। थोड़ी समझदारी दिखा दी और मेरा काम बन गया फाइनली, मैं तो घर पहुंच गया। पर ये कंपनी इस कंडीशन में रही तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो भाई कंपनी जो दावा करती है कि ये इतनी चलेगी, तो ये बिल्कुल झूठ है, इसको निकाल दो। अगर आप ये सोच के इस बाइक को लेते हो कि 140 ही चला पाओगे तो भाई भूल जाओ, ठीक है। बाकी मैं इस बाइक से संतुष्ट सिर्फ इसलिए हूँ, जितना मुझे पर डे चलना होता है उतना ये निकाल देती है, तो मैं तो इससे वसूल कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बाइक से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ, अभी भी आपको अपने रिव्यू में लास्ट में यही बताऊँगा कि मुझे बाइक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने जब ली थी ना तो मैं ये मान के बिल्कुल नहीं ले रहा था कि ये 140 ही चलेगी। मैं तो ये मान के भी चल रहा था कि ये 100 चल जाए ना तो अपना काम चल जाएगा। तो भाई अपना काम तो चल रहा है, तो मैं तो अपने अकॉर्डिंग अगर मानूँ तो मैं तो यही बोलूँगा, आई लव रिवोल्ट, ठीक है। बाकी भाई आप लोग अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि यार बंदा अगर कुछ चीज़ में इन्वेस्ट करता है ना तो पहले उसका सब कुछ पूरा बैकग्राउंड सब चेक करता है, ठीक है। कि मैंने ये परचेज़ की तो मुझे क्या क्या दिक्कतें आई, ताकि आपको वो दिक्कत ना आए, तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप बिल्कुल अपनी सावधानी लेके चलो। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इसके प्रोसेस की। जब मैंने ये ली, ठीक है, सबसे पहले मैं पहुँचा भैया दिल्ली। मैं दिल्ली पहुँचा, मैंने इसकी बुकिंग करा दी। मैंने इसकी बुकिंग कराई, उसके बाद उन्होंने मुझको टाइम दिया
कि भैया आपको ये 3 से 4 मंथ के अंदर आपको ये बाइक मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बाइक की पेमेंट कर दी। उन्होंने कहा भैया आप ऑनलाइन कर दो। वैसे तो उन्होंने बोला था कि आप घर से भी कर सकते हो, पर घर पे मुझे भरोसा नहीं है भैया, आप भी मत करना, क्योंकि घर पे आजकल कहाँ पैसा कहाँ पहुँच जाए आपका सब बेकार जाएगा। इसलिए आप जा सको तो थोड़ा एजेंसी जाओ, और वहाँ जाके ही अगर आपको ऑनलाइन भी करनी है तो आप वहीं जाके करो। तो ऐसे ही मैं भी पहुँच गया एजेंसी, मैं दिल्ली एजेंसी पहुँच गया। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद जब मैंने अपना पूरा फॉर्म वगैरह सब फिल कर दिए, उसके बाद उन्होंने, मैडम ने मुझसे कहा कि आपको ये बाइक 3 महीने बाद मिलेगी। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब बुकिंग करा के वहाँ से बाहर निकल रहा था तो कुछ लोग आते हैं मेरे सामने लोग आते हैं और वो मुझसे कहते हैं भाई आपने क्या बुकिंग करा दी यहाँ पे? मैंने कहा हाँ भाई करा दी। भैया कितना टाइम दिया आपको? मैंने उनको बताया कि भैया मुझे मिनिमम 3 मंथ्स दिए हैं इन्होंने, 3 मंथ्स के अंदर बोल रहे हैं कि आपकी बाइक आ जाएगी। फिर उन्होंने मुझे बताया भैया हम पिछले 6 महीने से हम वेट कर रहे हैं, हमारी बाइक अभी नहीं आई है, तो आप तो भैया अभी भूल ही जाओ, सोचो भी मत। फिर मैं वापस गया उनके पास, जो सेल एग्जीक्यूटिव थे उनसे मैंने बात की। मैंने कि सर की तो बाइक नहीं आई है, 6 मंथ हो गए हैं, तो मेरी कहाँ से आप 3 मंथ में कहाँ से करा दोगे? तो उन्होंने कहा मुझसे कि कोई बात नहीं सर, अभी ना प्रोडक्शन पे काम चल रहा है, जल्दी प्रोडक्शन आ जाएगी और आपको गाड़ी मिल जाएगी, टेंशन मत लो आप। मैंने कहा मेरे पास 3 मंथ का तो टाइम है नहीं है, इतना वेट तो मैं कर नहीं सकता। उसके बाद मैं सीधा पहुँचा नोएडा एजेंसी, तुरंत हैंड टू हैंड मैंने सेल्फ मारा और मैं सीधा पहुंचा नोएडा एजेंसी। नोएडा एजेंसी का भी मुझे किसी ने बताया था कि वहाँ पे भी नया शोरूम खुला है, अभी आप वहाँ चले जाओ और वहाँ जाके चेक कर लो, अगर हो सकता है आपको क्या पता वहाँ से बाइक कम समय में मिल जाए। मैंने कहा ठीक है, मैं वहाँ से सीधा पहुँचा नोएडा। एजेंसी बंद होने वाली थी, शाम के बज रहे थे शायद 5 से 6। मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये भी है, मैं जब भी पहुँचता हूँ ना कहीं भी तो रात हो जाती है। रात को फिर जब उनका क्लोज करने का टाइम होता है तब मैं उनको रोकता हूँ कि भाई थोड़ा रुको, बातचीत करो। तो ये मेरे साथ तो दिक्कत है, मैं टाइम पे तो पहुंच ही नहीं पाता। उसके बाद फिर दिक्कत क्या हुई, उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है आपको बाइक मिल जाएगी हैंड टू हैंड, बट आपकी जो सब्सिडी है, हाँ इसमें एक और चीज़ बता दूं आपको, आप जो इसका प्राइस पे करेंगे ना दिल्ली अमाउंट पे, आपको इसकी सब्सिडी भी मिलेगी। शायद 15 से 16 हज़ार आपको गवर्नमेंट सब्सिडी भी देगी। दिल्ली सरकार तो दे ही रही है, बाकी का तो मुझे नहीं पता, पर दिल्ली सरकार तो दे रही है। तो उन्होंने कहा कि हम आपको बाइक प्रोवाइड करा देंगे अभी हैंड टू हैंड, पर जो आपकी सब्सिडी है वो आपको नहीं मिलेगी। मैंने फिर इंस्ट्रूमेंट लगाया, मैंने कि 3 मंथ्स का जो मेरा कन्वेंस का लगता है, जितना भी जैसे भी है वो मेरा बच जाएगा, तो बात मेरी वहीं आ जाएगी। सब्सिडी वब्सिडी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने तो अपना इंस्ट्रूमेंट लगाया और मैंने उनसे बोला कि ठीक है आप बाइक दे दो मेरे को, अभी दे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब्सिडी मत दो। तो उन्होंने मुझसे जो प्राइस लिया था, पर उसमें मुझे कोई सब्सिडी नहीं मिली, इतना मेरा कैश अमाउंट था, ये कोई फाइनेंस नहीं है, कैश अमाउंट है, कैश अमाउंट पे मैंने इसको उठाया। फिर मैंने उनको बोला मैंने ऑलरेडी 10,000 की बुकिंग कर दी है। उन्होंने कहा हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, आपने कहाँ पर क्या बुकिंग करी है हमें कोई मतलब नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर आए हो, हमें बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना होगा आपका प्रोसेस। यहाँ पेमेंट करोगे, बुकिंग करोगे, तब आपको 3 से 4 दिन के अंदर बाइक मिल जाएगी, हमें कोई मतलब नहीं है उनसे। सबसे पहले तो भैया ये चीज़ देखो, इनकी कंपनी एक कंपनी रिवॉल्ट, बट इनका अपना कुछ सिस्टम ही नहीं है। ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैं मानता हूँ शोरूम अलग अलग है तो इनका प्रोसेस होता है, ठीक है, मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे 10,000 वहाँ फंसे हुए थे, बट मैंने नोएडा में भी पेमेंट हैंड टू हैंड कर दी। उन्होंने कहा कि आपको ना यहाँ पे फुल पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि शाम हो गई है, सारे फॉर्म हम भर चुके हैं, अब हमारा जाने का टाइम है, कल से इसके रेट बढ़ जाएंगे। ये सिर्फ आज का रेट है, कल से आप अगर आओगे तो आपको 10,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि इंश्योरेंस के रेट बढ़ चुके हैं। तो मैंने ज़्यादा आर्ग्यूमेंट ना करते हुए मैंने उनसे कहा कि ठीक है आप कर दो, मेरा फाइनल कर दो। उन्होंने फिर मेरा फाइनल कर दिया। 3 दिन बाद मैं गया, 3 दिन बाद मैंने गाड़ी ली और मैं घर आ गया। और ये इसकी की आप देख सकते हैं कितनी लग्जरी की है इसकी, हाथ में लेने के बाद भी ऐसी फीलिंग आती है जैसे कोई लग्जरी गाड़ी ले ली हो। ठीक है, उसके बाद आप इसको यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, ये आप चेक करिए, ये स्टार्ट हो गई, पुश स्टार्ट है, इसमें कोई की लगाने का ऑप्शन नहीं है, ये यहाँ से स्टार्ट हो गई। और ऑफ़, इसको आप यहाँ से ऑफ़ कर सकते हो, ये इसका पावर ऑफ, ये आप देख सकते हैं ये ऑफ़ हो गई, यहीं से इसका ऑफ़ है, यहीं से इसका ऑन है। अब चाहो तो की से भी इसको ऑफ़ कर सकते हो। और उसके बाद फंक्शन की बात करें तो ये इसका लोकेशन मोड, आपकी गाड़ी कहीं पर भी किसी भी लोकेशन पे खड़ी है आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी 20 गाड़ी के बीच में खड़ी हुई है ना, तो आप बटन से चेक कर सकते हो आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी है। ये देखिए
ऐसे बीप करेगी आपकी गाड़ी, जिससे आपको पता लग जाएगी गाड़ी कहाँ खड़ी हुई है। अगर आप गाड़ी को लॉक कर देते हैं, ये आपका लॉक मोड, अगर आप इससे लॉक कर देते हैं तो कोई आपकी गाड़ी को लेके नहीं जा सकता, 4 कदम गाड़ी हिला नहीं सकता कोई। अगर आपने गाड़ी लॉक कर दी ना, 4 कदम गाड़ी कोई हिला नहीं सकता। इसके ये व्हील्स लॉक हो जाते हैं, ये व्हील्स लॉक सिस्टम है, व्हील लॉक हो जाते हैं इसके, कोई लेके नहीं जा सकता। दूसरा ये फिर ये अनलॉक करनी पड़ेगी तो ही ये चल सकती है। एक तो कंपनी की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि गाड़ी में ना हॉर्न नहीं है। हॉर्न जहाँ है वो अंदर है, इस कवर के अंदर हॉर्न है, इस कवर के अंदर। मतलब अगर हम बजाते हैं ना तो हमें खुद नहीं पता चलता कि हॉर्न बज रहा है या रो रहा है। इसका साउंड देखो, मैं अभी साइलेंट जगह पे खड़ा हुआ हूँ तब इसका साउंड नहीं है। अगर मैं ट्रैफिक में चला जाऊँ ना कहीं तो इसका बिल्कुल साउंड नहीं आएगा। और बाकी कंपनी के मुकाबले अगर इसके हॉर्न को कंपेयर करें, इतना घटिया क्वालिटी का इन्होंने हॉर्न दिया हुआ है, ठीक है, वो भी कवर के अंदर, जिसको मैंने निकाल के बाहर लगाया। मैं दिखाता हूँ, मैंने कहा इसको खुद इंस्टॉल किया है, ठीक है। अब इसकी लुक कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, मुझे नहीं पता, बट सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी के चक्कर में मैंने इसका हॉर्न थोड़ा बाहर निकाला, अब जाके इसका थोड़ा थोड़ा साउंड मुझे सुनाई देता है कि हाँ कुछ मैं बजा रहा हूँ, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि हॉर्न बज भी रहा है। और इतनी घटिया क्वालिटी की इन्होंने वायरिंग यूज़ की हुई है ना इसके अंदर, इतनी घटिया क्वालिटी की वायरिंग। हर तीसरे दिन इसका वायर कट, मतलब 4-5 बार जहाँ हॉर्न एक साथ बजा दिया ना तो वायर फूक जाएगी, वायर फूकने के बाद वहाँ से कट जाएगी वो, तो इसका कनेक्शन किक करके ये बंद। 4-5 बार मैंने ढक्कन खोला इसका, ये बैस इसके साथ एक एलंकी आई हुई है, इतना तो मैं सीख गया। इन्होंने मुझे थोड़ा बहुत मैकेनिक तो बना दिया। अब मैं इसका ढक्कन खोल लेता हूँ और जो हॉर्न का काम है वो मैं कर लेता हूँ, पर इससे ज़्यादा मैं भी कुछ नहीं कर पाता। तो और दूसरी दिक्कत क्या है मेरे साथ, सबसे पहली चीज़, एक इसके अंदर इन्होंने स्टैंड नहीं दिया, बीच वाला स्टैंड। ये इतने बड़े साइंटिस्ट आदमी बैठे हुए हैं, एक से एक बंदा बैठा हुआ है, रिसर्च के बाद ये काम करते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं, बट फिर भी इसका देखो क्या है, इसमें बीच में कोई स्टैंड नहीं है। इसमें एक सिंगल स्टैंड है, बस एक ये वाला जो आप देख रहे होगे, एक सिंगल स्टैंड है इसके अंदर, बीच में इसके कोई स्टैंड नहीं है। अब खुद देखोगे कि अगर बाई चांस गाड़ी पंचर हो जाती है तो गाड़ी किस पोजीशन में, मतलब किस तरीके से पंचर लगाएगा पंचर वाला। जब गाड़ी बीच स्टैंड पे खड़ी नहीं है, साइड स्टैंड पे खड़ी है, वो टायर को रोटेट कैसे करेगा, कैसे घुमाएगा, पंचर कैसे लगाएगा, ये सोचना चाहिए कंपनी को। अरे भाई तुम इतना अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हो, इतना पैसा ले रहे हो, तुम मुंह मांगा पैसा ले रहे हो, कस्टमर तुम्हारा पैसा नहीं काट रहा, मुंह मांगा तुम्हें पैसा दे रहा, सब कुछ दे रहा, फिर भी तुम उन्हें चीज़ें नहीं दे रहे हो। तीसरी चीज़, इसके अंदर आप देखोगे ना तो ये देखो, कोई लैग गार्ड, सेफ्टी गार्ड जिसे बोलते हैं हम, लैग गार्ड, ये देखो, ये फाइबर बॉडी है, ये फाइबर बॉडी है पूरी, पर कोई साइड में इसके लैग गार्ड नहीं है, कोई लैग गार्ड नहीं है। अब भाई मैं क्या बोलूँ, क्या ही बताऊँ आपको, लैग गार्ड तक नहीं है इसके अंदर। अगर ये गिरेगी ना, अगर अच्छी खासी है 40 पे चला लोगे ठीक है, 40 से प्लस जाते ही अगर आपने थोड़ी स्पीड में इसको चला दिया और उसके बाद अगर आप गिर गए, बाई चांस भगवान ना करे गिरो, पर अगर कभी गिर गए तो आपकी गाड़ी ना खत्म है, कुछ नहीं बचना, इसमें प्लास्टिक बॉडी है पूरी, खत्म है। और उसके बाद बात करें, गाड़ी में थोड़ा सा जंग का इशू है, पेंट इसका जल्दी से हट जा रहा है, पेंट इन्होंने घटिया क्वालिटी का यूज़ किया हुआ है, जंग गाड़ी बहुत जल्दी खा रही है। एक जो इसकी सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने को मिली है वो बेल्ट में, इसकी बेल्ट 6 से 7 हज़ार किलोमीटर के बाद जो कंप्लेंट आई है वो यही आई है कि टूटने लग जाती है। बाकी कंपनी बोल रही है कि हमने इस पर भी सुधार किया है, तो देखते हैं। अभी फिलहाल मेरी बेल्ट तो नहीं टूटी है, ये रिव्यू मैं और बंदों का दे रहा हूँ कि बेल्ट टूट जाती है, पर मेरे साथ नहीं हुआ। मेरी गाड़ी 6000 किलोमीटर चल चुकी है, पर मेरे साथ अभी तक बेल्ट को लेकर कोई इशू नहीं हुआ। वो मैं भी मानता हूँ कि हो सकता है ये चेंज इन्होंने कर दिया हो, क्योंकि मेरी गाड़ी थोड़ी अपडेट है और मेरी गाड़ी में बेल्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। वैसे तो ये सब जो चीज़ें हैं वो कंपनी इंश्योरेंस में ही देती है, पर इसको आने में भी 2 महीने का टाइम लग जाता है कम से कम। अगर टाइम माने तो 15 दिन का टाइम तो कंपनी कम से कम देती है। कुछ भी चीज़ में दिक्कत होगी, आपके चार्जर में दिक्कत होगी या बैटरी में कोई दिक्कत होगी, बेल्ट में कोई प्रॉब्लम होगी या किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम होगी, तो 15 दिन का टाइम तो कंपनी दे के ही चलेगी आपको,
चलो ये तो बड़ा इशू है तो इसका तो मानते हैं, पर बेल्ट भी इतना बड़ा इशू नहीं है जिसके लिए 15 दिन लगे। इतना तो कंपनी को स्टॉक रखना चाहिए कि अगर बेल्ट में किसी की प्रॉब्लम आ रही है तो हैंड टू हैंड उस चीज़ को तो निपटा दें। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने प्रॉब्लम्स क्या फेस की। 3 महीने के अंदर अंदर मेरी बाइक देखो किस कंडीशन में जा रही है। आप देखो 3 महीने के अंदर अंदर बाइक मेरी किस कंडीशन के अंदर जा रही है। आप देख सकते हो सामने गाड़ी पे लोड है, पूरी देख लो, अब पूरा प्रोसेस देख लो। ये क्रेन आई है इनकी, जो भी इनका प्रोसेस है उसके थ्रू आई है। अब ये एजेंसी जा रही है ठीक होने के लिए। 3 महीने के अंदर अंदर मेरे साथ फाइनली प्रॉब्लम आई क्यों, और ये क्यों इस तरीके से गाड़ी लोड हुई, मैं अब करता हूँ आपको क्लियर। सुबह मुझे निकलना था कहीं, मैंने गाड़ी में सेल्फ मारा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी दिक्कत होगी। मैंने थोड़ा वेट किया, मैंने कहा हो सकता है थोड़ा बुरा मान गई हो, सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ा बुरा मान गई हो। मैंने थोड़े इसके प्लग वलग साफ करे, कपलिंग वपलिंग चेक करी, वापस लगाए, सब कुछ इंस्टॉल किया, फिर स्टार्ट करी, ये स्टार्ट नहीं हुई। उसके बाद बीच में आ गई हमारी दिवाली के चक्कर में एजेंसी बंद, फिर आ गया गोवर्धन, एजेंसी बंद, फिर 2 दिन तक मेरी गाड़ी घर खड़ी रही। 2 दिन तक मैंने कॉल किया उन्हें। इनकी एक बीच में ना एक कंपनी के बीच में एक थर्ड पार्टी है जिसे RS कहते हैं, रिकवरी सर्विस। अब ये रिकवरी सर्विस क्या है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले मेन चीज़ है ना, तो रिकवरी सर्विस ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी स्टार्टिंग में, क्योंकि जब मैंने इनको कॉल किया ना, ये कस्टमर केयर को, रिवोल्ट के कस्टमर केयर को जब मैंने कॉल किया तो इन्होंने डायरेक्ट बोला कि सर आप ना रिकवरी सर्विस से बात करो, वो आपकी हेल्प करेंगे इस टाइम। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, चलो करता हूँ कॉल। मैंने कॉल मिलाया रिकवरी सर्विस को, रिकवरी सर्विस ने तुरंत फ़ोन उठाया हैंड टू हैंड। इतनी जल्दी कोई कस्टमर केयर फ़ोन नहीं उठाएगा आपका कभी, पर रिकवरी सर्विस इसका इतनी जल्दी फ़ोन उठाएगा कि आपको लगेगा भाई वाकई में ही कोई चीज़ ही बनाई है कंपनी ने। इस थर्ड पार्टी का सीन सुनो। अब मैंने इनको कॉल किया, मैंने कि भैया ऐसे ऐसे बात है, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, मैं स्टार्ट कर रहा था सुबह, प्लग में शायद कचरा वचरा आ गया या कहीं पे कोई दिक्कत आ गई है, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, पावर नहीं आ रही है इसके अंदर। उन्होंने कहा एक काम करो सर, अगर आपकी गाड़ी बाहर है कहीं रोड पे तो आप हमें बताओ, हम उसको उठा के आपके घर पहुंचा देते हैं, क्योंकि अभी एजेंसी दिवाली का टाइम है तो एजेंसी क्लोज है। मैंने कहा इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उनसे बोला कि नहीं मेरी गाड़ी अभी घर खड़ी हुई है, मेरी गाड़ी बाहर नहीं है, गाड़ी घर पे है, आप इसको एक काम करो एजेंसी तक पहुंचाओ। उन्होंने कहा कि जैसी एजेंसी खुलेगी हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और फिर आपकी गाड़ी को उठा लेंगे। मैंने कहा ठीक है। त्यौहार ख़त्म हुए, उनके बाद रिकवरी वालों का मेरे पास खुद कॉल आया। कभी किसी कस्टमर केयर का फ़ोन आया आपके पास? कभी नहीं आया होगा, पर मेरे पास रिकवरी वालों का कॉल आया तो मुझे लगा कस्टमर केयर से फ़ोन है। मैंने उसके बाद फ़ोन उठाया, उन्होंने बोला कि भैया आपकी गाड़ी कहाँ पर है? मैंने कहा मेरी गाड़ी है अब इस लोकेशन पे है मेरी गाड़ी, मैं आपको लोकेशन सेंड कर देता हूँ और आपको ये गाड़ी यहाँ से उठा के एजेंसी पहुँचानी है, जहाँ पे इनकी सर्विस सेंटर है, जो भी सर्विस सेंटर रिवोल्ट का, वहाँ पे ये गाड़ी पहुँचानी है। तो भैया उन्होंने कहा कि ठीक है आपकी गाड़ी पहुँच जाएगी। उन्होंने मुझे कहा कि 50 किलोमीटर के अंदर अंदर रेंज के अंदर अगर आप गाड़ी पहुँचाते हैं तो हमारी फ्री सर्विस है। मैंने फिर अपना देखा, अपना इंस्ट्रूमेंट लगाया। इनकी नोएडा एजेंसी से मेरे घर की जो लोकेशन पड़ रही थी वो ऐसी पड़ रही थी, मिनिमम 30-35 लास्ट 30-35 पड़ रही थी। तो मैंने कहा ठीक है इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने फिर क्या दिमाग लगाया, इन्होंने बोला कि हमारी रिकवरी वैन जो है वो आएगी नोएडा से आएगी। इन्होंने अपनी कैलकुलेशन लगा के मुझे बताया कि हमने सर देख लिया है, आपकी लोकेशन चेक कर लिया है, आपकी लोकेशन हमारी 50 से प्लस जा रही है। मैंने कहा 50 से प्लस तो जा नहीं सकती, मेरा घर तो नोएडा एजेंसी से इतने किलोमीटर है ही नहीं, इतना पड़ रहा है। इन्होंने बोला कि नहीं सर हमारे ना प्रोसेस है, जो हमारी रिकवरी वैन है वो एक्चुअली नोएडा एजेंसी से ही जाएगी। मैंने कहा नोएडा एजेंसी से क्यों जाएगी? मेरी गाड़ी जहाँ पर खड़ी है आप वहाँ से भेजो ना उसको, आप उसको कॉल करो कि यहाँ से गाड़ी आए। उन्होंने कहा नहीं सर हमारा ये प्रोसेस है, हमारी यहीं से जाएगी और 50 किलोमीटर के ऊपर जो भी बनेगा वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। मैंने कहा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ये तो गड़बड़ हो गई। जब भी मैं समझ गया कि ये थर्ड पार्टी क्यों बार बार कॉल कर रही है मुझे, क्योंकि ये अपना प्रॉफिट कहीं ना कहीं निकाल रही है, इसलिए मुझे बार बार कॉल कर रही है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपका, उन्होंने कैलकुलेशन लगाई पूरी, पता नहीं किस हिसाब से उन्होंने कैलकुलेशन लगाई। कैलकुलेशन लगा के उन्होंने बोला मुझे आपके बनेंगे 1375 रुपये, 1375 रुपये लगेंगे आपके घर से उठा के वहाँ तक ले जाने में एजेंसी तक, जबकि वो टोटल 50 किलोमीटर के अंदर आ रहा है। फिर भी उन्होंने इतनी कैलकुलेशन लगा के मुझे बता दिया। मैंने कहा ठीक है, मैंने फ़ोन काट दिया। मैंने दोबारा कॉल किया, मैंने कहा हो सकता है कोई दूसरा बंदा उठाए, कस्टमर केयर है दूसरा बंदा उठाए। दूसरे बंदे ने भी सेम प्रोसेस मुझसे यही बात की कि आपका 50 से प्लस है और हमारी वैन यहीं से जाएगी, आपके वहाँ से हमारी वैन नहीं प्रोवाइड होएगी। मैंने कहा ठीक है इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने फिर फ़ोन काट दिया दोबारा से, मैंने दूसरी बार भी फ़ोन काट दिया।
उसके बाद मैंने कहा अब तो ये तो मान नहीं रहे हैं, अब जब घी सीधी उंगली से निकल ही नहीं रहा तो मैंने भैया फिर कर ली उंगली टेढ़ी। बस टेढ़ी करने के बाद मैंने उन्हें वापस कॉल करा, मैंने थोड़ी कहानी घुमा दी। अब क्या था, जहाँ मेरा घर था उसको मैंने बना दिया रोड, उसको मैंने ऑन रोड बना दिया, और जहाँ एजेंसी थी उसको मैंने बना दिया अपना घर। मतलब मैंने थोड़ी सी कहानी घुमा दी, मैंने घर को बना दिया ऑन रोड और एजेंसी को बना दिया अपना घर। मैंने उनको बोला कॉल करके कि भैया ऐसे बात है, मेरी गाड़ी पड़ी हुई है ऑन रोड, मैं धक्का मार के थक गया, जितनी मुझसे खींची गाड़ी मैंने खींच ली, अब मैं नहीं खींच पा रहा, मैं थक गया हूँ और मेरी गाड़ी पड़ी हुई है ऑन रोड और मुझे ये पहुँचानी है मेरे घर वापस, क्योंकि अब मैं एजेंसी तक तो जा नहीं सकता, तो आप इसे मेरे घर पहुँचा दो। उन्होंने कहा कि ठीक है, एक काम करो, आप हमें बताओ कि आपकी गाड़ी किस लोकेशन में पड़ी हुई है। मैंने गाड़ी को थोड़ा रोड तक पहुंचा दिया, अपने रोड तक पहुंचाया और मैंने उन्हें लोकेशन सेंड कर दी। मैंने उनको बोला ये रहा रोड, यहाँ इस रोड पे मेरी गाड़ी खड़ी हुई है और मेरा घर है यहाँ से इतने किलोमीटर पे, मेरी गाड़ी को मेरे इस घर पे पहुँचा दो। उन्होंने कहा ठीक है। RS की जो सर्विस है, अगर आपकी गाड़ी ऑन रोड ख़राब हो जाती है तो वहाँ से आपके घर तक इनकी जो सर्विस है वो बिल्कुल फ्री है। तो मैंने उसी मेथड को यूज़ किया और उन्होंने मेरा नंबर रजिस्टर्ड कर लिया और मेरी लोकेशन ले ली, सब कुछ ले लिया। उन्होंने कहा कि 5 मिनट में हम रिकवरी वैन से बात करके आपको कॉल करते हैं। मैंने कहा ओके। उसके बाद 10 मिनट बाद मेरे पास वापस कॉल आया कि भैया आपकी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और गाड़ी कहाँ है आपकी, हमें आपकी गाड़ी उठानी है। अब आप खुद सोचो, जो बंदा 30-35 किलोमीटर से आने वाला था वो 10 मिनट में मेरी गाड़ी के पास पहुँच गया, मेरी उस लोकेशन पर पहुँच गया वो बंदा, और मुझे बोल रहा है कि आपकी गाड़ी उठानी है। मैंने कहा भैया गाड़ी खड़ी है, उठा ले। अब देख लो इनका कैलकुलेशन, पहले तो ये भेज रहे थे गाड़ी नोएडा से, फिर गाड़ी इन्होंने वहीं से प्रोवाइड करा दी जहाँ पर मेरी लोकेशन पे गाड़ी खड़ी थी। देख रहे हो इनका तिगड़मबाजी, देखो इनकी। RS का जो सिस्टम है वो आप देखो कितना तगड़ा सिस्टम है इनका। इन्होंने 2 मिनट में वहाँ से गाड़ी प्रोवाइड करा दी मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी कहीं से आए कहीं से जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी गाड़ी ठीक होनी चाहिए। उन्होंने मेरी गाड़ी लोड की, एजेंसी पहुँचाई। एक्चुअली मैं गाड़ी के साथ नहीं गया था, गाड़ी मेरी रिकवरी वाले ले गए थे, RS वाले, वो उन्होंने मेरी गाड़ी एजेंसी छोड़ दी थी। एजेंसी वालों का मेरे पास कॉल आया, भैया आपकी गाड़ी आ गई है हमारे पास और ऐसे ऐसे बात है 10 से 15 दिन आपकी गाड़ी को ठीक होने में लगेंगे। अब भाई मेरा तो पारा हाई हो गया, बिल्कुल बुरी तरह हाई हो गया। 3 दिन मैंने पहले वेट किया, त्यौहार के चक्कर में मैंने पहले वेट किया, 3 दिन मेरा काम नहीं हुआ। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि 15 दिन और लगेंगे। अब मैंने इनसे सीधे मैं पहुंचा भाई तुरंत एजेंसी, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैं बिल्कुल आग बबूला होके पहुंचा एजेंसी। सबसे पहले मैंने उस बंदे को पूछा कि भाई मेरी बात किससे हुई है अभी। सबसे पहले वो बंदा आया जिससे मेरी बात हुई थी, आके बोलता भैया मेरे से बात हुई। मैंने कहा भाई आपने मेरी गाड़ी चेक नहीं की, कुछ नहीं की, आपने पहले ही बोल दिया 15 दिन लगेंगे। पहले देख तो लो उसमें प्रॉब्लम हाई है, माइनर प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, पहले प्रॉब्लम तो देख लो, पहले आप दिक्कत तो देखो पहले, उसके बाद आप देखो डिसीजन ले लेना कि भैया इतने दिन लगेंगे इसमें। जब मैं भी एग्री करता हूँ इस चीज़ को, आपने गाड़ी देखी नहीं है, बस गाड़ी उतरी और आपने बोल दिया 15 दिन लगेंगे, मतलब इतनी लापरवाही कर रही है कंपनी कस्टमर की सर्विस में, मतलब इतनी लापरवाही भाई क्यों? काम करो ना, काम करने को बैठे हो काम करो ना, पहले चेक कर लो, चेक करके बता दो कस्टमर को। अगर वाकई में प्रॉब्लम लगेगी कस्टमर तो कस्टमर भी संतुष्ट होगा, बोलेगा कि ठीक है। पर तुम पहले ही गाड़ी उतरते ही बोल दोगे भैया 15 दिन लगेंगे, सर्विस बिल्कुल अच्छी नहीं है इसकी, बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं इस चीज़ को तो एग्री करूँगा, सर्विस अच्छी नहीं है। इतनी देर में उस शोरूम के जो ओनर थे वो स्वयं आ जाते हैं मेरे पास, भैया क्या हो गया, कैसे आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो, पहले आप पानी ले लो। मैंने बोला पानी वानी नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए, मेरी गाड़ी आई है अभी और इन्होंने मेरे को 15 दिन का टाइम दे दिया, पहले इन्होंने गाड़ी भी नहीं चेक करी। उसके बाद तुरंत सर ने बोला कि आप बैठो पानी पियो, मैं पहले आपकी गाड़ी चेक करा रहा हूँ। उन्होंने फिर गाड़ी अंदर भेजी, बंदा गया चेक कर रहा था उसको, ये देखो गाड़ी ठीक हो रही है। और देखो कितनी छोटी सी प्रॉब्लम थी सिर्फ मेरी गाड़ी में, सिर्फ कपलिंग में थोड़ा सा कचरा था और फ्यूज, सिर्फ एक फ्यूज उड़ गया था जो इन्होंने उसी फ्यूज से चेंज कर दिया, एक्सचेंज कर दिया और वो ठीक हो गया। मतलब मात्र 5 मिनट में मेरी गाड़ी ओके हो गई, पर इन्होंने बिना देखे 15 दिन का टाइम दे दिया मुझे। अगर मैं वेट कर लेता, मैं नॉर्मल रहता, तो ना तो मेरी गाड़ी मेरे घर से एजेंसी तक पहुंचती, जिस हिसाब से इनका सिस्टम है। ठीक है, तो भैया ये मुझे जो इनकी सबसे बेकार चीज़ लगी, एक तो ये इनका RS सिस्टम, दूसरा जो कुछ चीज़ें मैंने बताई है, कंपनी को इन चीज़ों पे सुधार करना चाहिए। बाकी और मैं इसके बारे में बताऊं, गाड़ी देखो मैं यूज़ कर रहा हूं 3 महीने से, बस एक फ्यूज़ की प्रॉब्लम तो आई थी, बाकी मुझे गाड़ी में अभी तक कोई इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। चलाते टाइम
बैटरी को लेके या टायर को लेके, मोटर को लेके मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है इसमें। बाकी गाड़ी अच्छी है, चलने में अच्छी है, पैसा वसूल है। 3 महीने से मैं यूज़ कर रहा हूँ, पैसा वसूल गाड़ी है और पैसा वसूल कर भी रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो दिक्कत थी मैंने दोनों आपको क्लियर की है, जो प्रॉब्लम थी गाड़ी में वो मैंने आपको क्लियर करी। सबसे अच्छी बात, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, बहुत जल्दी चार्ज हो जाती है। 3 से 4 घंटे आप कहीं से भी यूज़ करके आ रहे हैं इसको, उसके बाद आप इसको चार्जिंग पॉइंट पे लगा दो। चार्जर भी आप इसका साथ में रख सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं भी इसको लगा सकते हो और चार्ज कर सकते हो, जो इसका मेन बेनिफिट है। ठीक है, बाकी चलने में गाड़ी बहुत अच्छी है। और जो इसकी गाड़ी की चेचिस है वो भी बहुत हैवी दी हुई है इन्होंने, और टायर भी बहुत अच्छे यूज़ किए हुए हैं। टायर की अगर साइज़ की बात करूं तो 120/80 का इन्होंने टायर दिया है बैक, जो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स करता है, बैलेंसिंग अच्छी है। और अगर फ्रंट के टायर की बात करूं तो इन्होंने 90/80 इन्होंने फ्रंट का टायर दिया हुआ है, जो कि अच्छा है। ग्रिप अच्छी बन जाती है, रोड पे पकड़ अच्छी बन जाती है, ये भी स्लिप नहीं होता। अच्छा टायर दिया हुआ है इन्होंने। टायर तो इन्होंने दोनों ही अच्छे दिए हुए हैं, बैक और फ्रंट दोनों ही अच्छे दिए हुए हैं। सीट में भी थोड़ा सा बोलूँगा इन्हें, सीट भी थोड़ा सा कंफर्ट करे। चलाते टाइम 20-22 किलोमीटर यूज़ करते टाइम ना, मतलब ये थोड़ा सा दर्द कर देती है। और मैं तो जैसे कि गाड़ी को हिल स्टेशन पे भी यूज़ करता हूँ, तो मुझे तो हिल स्टेशन पे भी गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी ही लगी। और उसके बाद अगर आगे बात करें इसकी मोटर की, तो मोटर क्वालिटी भी इन्होंने बहुत अच्छी दी हुई है। मोटर क्वालिटी की बात करें तो 3 से 4 लोगों को ये आराम से खींच लेती है। मैंने टेस्ट किया है, 3-4 बंदों को ये आराम से, मेरी जैसे 3-4 बंदों को ये खींच लेती है। मोटर काफ़ी अच्छी है इसकी। और सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ मुझे सबसे ज़्यादा गाड़ी में क्या पसंद है, तो वो है इसकी लुक। मतलब जो भी मुझे रोड पे देखता है वो एक बार पूछता ज़रूर है, भाई गाड़ी कहाँ से ली, कैसे ली, क्या है। तो भाई मैं परेशान हो जाता हूँ, मैं रास्ते में उनका रिप्लाई नहीं कर पाता। अब आइए मैं इसका आपको साउंड सुना देता हूँ एक बार। जो इसके अंदर साउंड है वो ये बटन है, इस बटन से इसका साउंड आता है, और मैं आपको चलिए सुना देता हूँ एक बार। ये वो आवाज़ है जो साइड से निकल जाए ना तो किसी को पता ना चले, इतना कम साउंड है इसके अंदर। उससे ज़्यादा तो मेरा ही साउंड आ रहा होगा आपको। इस साउंड को आप मोबाइल के थ्रू चेंज भी कर सकते हो, मैं आपको दिखा दूंगा अपने फ़ोन में ऐप में डाल के। और ये इसकी ऐप है, ऐप को भी आप इसकी डाउनलोड कर सकते हो। ये ऐप, ये फर्स्ट रिवॉल्ट, ये ऐप इंस्टॉल कर सकते हो आप। ये ऐप स्टार्ट हो गई, ये मैंने अपना नंबर डाल दिया है। अब ये इस पे OTP आ रहा है। उसके बाद टर्म एंड कंडीशंस, और फिर प्रोसीड, हम प्रोसीड पे ओके कर देते हैं। फिर ये आ गए ऑप्शन, ये देखिए साउंड, ये इंस्टॉल, साउंड इंस्टॉल हो गए हैं इसके। जो भी इसके साउंड फीचर्स डाले हुए हैं वो सब इंस्टॉल हो गए हैं। अब दिखाते हैं हम इसको किस तरीके से साउंड ये करती है। अगर हम यहीं से साउंड प्ले करेंगे तो साउंड चलेगा। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको फर्स्ट साउंड, अभी जो हमारा मोड है उस साउंड को दिखाता हूँ। अभी ये वाला साउंड आ रहा है इसके अंदर। फिर मैं सेकंड साउंड दिखाता हूँ, ये RX 100 साउंड, RX 100 का साउंड भी इसके अंदर है। उसके बाद थर्ड साउंड, तो भाई ऐसा लग रहा है जैसे मौत के कुएं में गाड़ी चला रहा हो कोई। ये थर्ड साउंड, थर्ड साउंड कुछ मुझे खास नहीं लगा इसका। ये फोर्थ साउंड, वाओ।
तो चलिए गाइस, अब ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग की ओर। और इसकी जो भी कमियां थी एक एक पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको सब क्लियर कर दिया। अब ये आपका अपना फाइनल डिसीजन है कि आप इस गाड़ी को लेते हैं या नहीं लेते हैं। मेरी तरफ से तो गाड़ी ओके है और मैं तो यही कहूँगा फाइनली, आई लव रिवॉल्ट। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो देर मत कीजिए, रेड ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।